नमस्कार दोस्तों। पर्यावरण की क्लास जो कि हमारी चल रही है और पर्यावरण के साथ ही हम जलवायु विज्ञान की शुरुआत करना चाहते हैं। क्लाइमेटोलॉजी चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है भूगोल विषय का, और इसके बगैर आप इसके दूसरे सेक्शन को समझने में आपको बहुत दिक्कतें होती हैं। यदि आपकी क्लाइमेटोलॉजी अच्छी है, जलवायु विज्ञान बेहतर है, भूगोल के लगभग जितने कॉन्सेप्ट हैं वो सब कहीं ना कहीं जलवायु विज्ञान से अपना संबंध रखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाली किसी भी तरह के जीवन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो जलवायु विज्ञान से संबंध रखता है। किसी न किसी रूप में क्लाइमेटोलॉजी से ही वो जुड़ा होता है। इतने महत्वपूर्ण विषय को पहले पढ़ लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी और सेक्शन को पढ़ते हैं तो उस समय इसकी बहुत ज़रूरत महसूस होती है। और यदि क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर हों तो फिर शायद वो समस्या कम हो जाए। जैसे आप किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ही पढ़ना चाहते हैं, यदि क्लाइमेटोलॉजी आपकी अच्छी है तो आप एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वहाँ की क्लाइमेट ऐसी है तो किसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था भी डेवलप होगी। यदि आपसे बात किया जाए कि पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की, तो वहाँ पे आप धान और गेहूँ की तो कल्पना नहीं करेंगे यदि आप क्लाइमेटोलॉजी जानते हैं तो। वहाँ पे आप कल्पना यही कर सकते हैं कि चाय के बागान होंगे, बागवानी फसलें होंगी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ का की जो वर्षा है, तापमान है, वो इन्हीं फसलों को अलाउ करता है। गेहूं की फसल को अलाउ नहीं करता वो। यदि किसी क्षेत्र में तापमान बहुत अधिक है तो वहाँ पे आप किसी प्रकार की बाजरा और ज्वार की ही कल्पना कर सकते हैं, ना कि वहाँ पे आप धान की फसल की, है कि नहीं। और ऐसा आप तभी कर पाएंगे, ऐसी कल्पनाएं आप तभी कर पाते हैं, सोच समझ पाते हैं, जब आपको ये पता होता है कि किसी क्षेत्र की जलवायु या फिर वहाँ का मौसम कैसा है। जलवायु में 2-3 कारक ही होते हैं, जैसे तापमान है, वर्षा है। इन्हीं सब को हम जलवायु या मौसम के तहत अध्ययन करते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में इनकी क्या स्थितियाँ हैं। हालांकि कमीशन ने, आयोग ने आपके सिलेबस में रखा है शायद इसीलिए कि मानव जीवन के किसी भी पहलू को प्रभावित करने वाला भूगोल विषय का यह हिस्सा वो छोड़ कैसे सकता है। यह आपकी खान पान भी तय करता है, आपके पहनावे को तय करता है, आपके रहन सहन, आपकी संस्कृति और परंपराओं को दिखाता है। यह है जलवायु विज्ञान। भूगोल कोई आम विषय नहीं है। भूगोल आप कह सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, किसी भी विषय की उत्पत्ति का मूलभूत आप कह सकते हैं इकाई है भूगोल। और यही वजह है कि हम इतिहास में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में नहीं पढ़ते हैं, और ना हम पॉलिटिकल साइंस में पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास तो तब बना जब पृथ्वी आई, और पृथ्वी का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? भूगोल में करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट, या फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, जब पृथ्वी ही नहीं थी तो मानव सभ्यता ही नहीं था, तो फिर भूगोल, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब कहाँ थे? ये सब आए तो बाद में ना। जब पहले पृथ्वी आई, पहले भूगोल आया, भूगोल के तहत फिर मानव आया, जीव आया, फिर ये सारे सब्जेक्ट आए। और इतिहास तो तब बना जब मानव ने कार्य प्रारंभ किया। इसीलिए आप पूरा पाषाण काल में जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? मानव का इतिहास पढ़ते हैं। तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि फिर जो भूगोल विषय है, ज्योग्राफी, इसको आप कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स या मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। कहीं ना कहीं हर विषय की शाखाएं भूगोल से निकलती हैं। आप इकोनॉमी पढ़ते हैं, भूगोल में भी एक सेक्शन रखा गया है, आर्थिक भूगोल। आप राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, भूगोल में भी एक सेक्शन रखा गया है, राजनीतिक भूगोल। आप जनसंख्या एवं नगरीकरण पढ़ते हैं, भूगोल में रखा गया है जनसंख्या भूगोल। तो कहीं ना कहीं हर विषय का कोई ना कोई पार्ट भूगोल के तहत हमें अध्ययन करना होता है। उन सभी भागों में जो जलवायु विज्ञान है, ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हर हिस्से को प्रभावित करता है और हर हिस्से के लिए एक आधार देता है, चाहे वो आपकी अर्थव्यवस्था हो, चाहे आपकी शासन प्रणाली ही क्यों ना हो, चाहे फिर संसाधन ही हो या अर्थव्यवस्था हो। किसी के लिए भी भूगोल क्या करता है? जलवायु विज्ञान कहीं ना कहीं एक बेस तैयार करके देता है। भाई, जिस क्षेत्र की जलवायु अनुकूल होगी वहाँ पे आपको जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक मिलेगा। जैसे भारत में ही देख लो, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और एक तरफ है राजस्थान का थार मरुस्थल। दोनों जगहों पे जनसंख्या कैसी है? बहुत असमानता है। दोनों जगहों की कृषि में डिफरेंस है।
परिवहन में डिफरेंट, हर चीज़ों में आप चेंजिंग देखेंगे। सिर्फ किसकी वजह से? जलवायु की वजह से। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र के क्षेत्रों में आप देखेंगे तो यहाँ के जो मौसम है, यहाँ की जलवायु है, वो डिफरेंट है थार मरुस्थल की अपेक्षा, और डिफरेंट होना ही था। तो जलवायु विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप भूगोल का रीढ़ भी कह सकते हैं। जैसे आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है जो आपके पूरे शरीर को मजबूती देती है, आपको खड़ा होने में सहयोग करती है, वैसे ही जलवायु विज्ञान है भूगोल विषय के तहत एक सेक्शन जो पूरे भूगोल को, ज्योग्राफी में जितने भी सेक्शन को आपको पढ़ना है उन सब के लिए क्या करता है? एक आधार स्तंभ तैयार करता है। भूतल पर निवास करने वाले मानव के जीवन, भाई मानव जो भूतल पर निवास कर रहे हैं, इसके जीवन पर जितने भी भौतिक पर्यावरण के जितने भी प्रभाव पड़ते हैं, भाई फिजिकल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी का पड़ता है तो किसका? इस विषय का, जलवायु विज्ञान का। आप देखेंगे विभिन्न मानव समुदायों के रहन सहन, उनका खान पान, पहनावा, जीवन स्तर, उनकी अर्थव्यवस्था, जीवों में विविधताएं, किसी क्षेत्र में किसी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र में अलग प्रकार के पाए जाते हैं। वनस्पतियों में विविधता, आप देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में कोड़धारी वन पाए जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में सदाबहार वन मिलते हैं, जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ पे एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं, जहाँ पे वर्षा कम होती है, मौसमी वर्षा होती है, वहाँ पे आप देखेंगे पतझड़ वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन। तो इनमें जो डाइवर्सिटी है या जीव जंतुओं में जो डाइवर्सिटी है और उनके जो क्रियाकलाप हैं वो सब क्या हैं? जितनी भी विभिन्नताएं आपको मिलती हैं उसके मूल में क्या है? जलवायु विज्ञान है। कहीं ना कहीं इसी की वजह से वो विविधताएं आपको देखने को मिलती हैं। जलवायु शास्त्री है केंड्रियो, आगे आप पढ़ेंगे इनके बारे में बहुत सारी जानकारी। इन्होंने जलवायु विज्ञान के विषय में कहा कि जीवन को नियंत्रित करने वाले सभी तत्वों में, जीवन को नियंत्रित करने वाले सभी तत्वों में आधारभूत और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कोई चीज़ तो वो है जलवायु। आप अपने जीवन में जितने भी कारकों से प्रभावित होते हैं उन सब में महत्वपूर्ण क्या है? जलवायु। आज की स्थितियां देख लें, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, वर्षा हो, कहीं ना कहीं आपके जीवन का कोई भी पहलू इन तीन चीज़ों से, मौसम से, जलवायु से प्रभावित होता है। वर्षा अधिक हो गई, बाढ़ आ गया, आपकी फसलें नष्ट हो गई। वर्षा नहीं हुआ, सूखा हो गया, फिर आपकी फसलें नष्ट हो गई। वर्षा सामान्य रही तो आप अमीर बन गए, उसी साल अच्छी फसल हुई। आप आज कमरे से निकलते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं सूर्य देवता को, तो कहीं ना कहीं आपकी हंसी खुशी, खान पान, जो जीवन में जो दैनिक जो दिनचर्या है आपकी, वो भी बहुत गहराई से जलवायु विज्ञान से प्रभावित है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। चाहे वो धरातल की वनस्पतिक विविधता हो, भिन्नताएं हो, चाहे रहन सहन, खान पान, कृषि, अर्थव्यवस्था हो, या फिर जीवों में पाई जाने वाली विविधता हो, जंतुओं में, इन सब के लिए अगर कोई कारक जिम्मेदार है तो वो है जलवायु। इतना महत्वपूर्ण सेक्शन है ये जो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, जलवायु पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं, इस विज्ञान में क्या पढ़ना है ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ शब्द हैं उनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे जलवायु और मौसम में अंतर क्या होता है, विज्ञान की तो हम बातें करेंगे ही, लेकिन जलवायु और मौसम में अंतर पहले देख लेते हैं। जलवायु और मौसम में अंतर, वैसे आमतौर पे तो कभी कभी जलवायु और मौसम को एक ही अर्थों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनमें बहुत पर्याप्त अंतर होता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और ये अंतर जो होता है मुख्य रूप से किसका अंतर होता है? समय काल का, समय काल का अंतर होता है। ठीक है, जब हम किसी विशेष दिन या सप्ताह या महीने की वायुमंडलीय दशाओं का किसी विशेष स्थान के संदर्भ में बात करें तो फिर क्या होगा? मौसम होगा। यानी आप कह सकते हैं कि मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा है। मौसम क्या है? अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा।
वायुमंडलीय दशा का अर्थ हो गया कि जो एटमॉस्फेयर है, इसमें तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, वायुदाब है, ये जो विक्षोभ हैं, इन्हीं का जो औसत होता है, दिन भर की घटनाओं को जोड़ के घटा के बराबर किया जाए, एक परिणाम निकाला जाए, वही क्या है? मौसम है। यानी मौसम अल्पकालिक होता है। और सबसे बड़ी बात कि ये अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा किसके संदर्भ में हो? किसी स्थान विशेष की बात करें, किसी स्थान विशेष, यानी किसी क्षेत्र में एक दिन के 24 घंटे का या एक सप्ताह का ले लीजिए या फिर महीने भर का ले लीजिए, लेकिन सामान्यतः एक दिन ज़्यादा अच्छा होता है। किसी क्षेत्र में एक दिन के वायुमंडलीय दशाओं का औसत क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। वहीं पर जलवायु क्या है? जलवायु ये किसी स्थान के दीर्घकालिक जो वायुमंडलीय दशा है उसको बताता है। किसी स्थान की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा या दशाओं का योग क्या कहलाता है? उस क्षेत्र की जलवायु कहलाता है। इसके लिए भाई ये दीर्घकाल जो है, अल्पकाल तो आपको पता चल गया कि ये किसी स्थान विशेष में किसी एक दिन की घटना होगी, 2 दिन की घटना है। लेकिन यहाँ पे दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं की बात की गई है, तो दीर्घकाल का अर्थ हो गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस है उसने निर्धारित किया है 31 ईयर्स, 31 वर्ष निर्धारित किया गया है ये दीर्घकाल। यानी 31 वर्षों का जो वायुमंडलीय दशाओं में जो कम ज़्यादा हेरफेर हो रहा है, उसमें अगर कोई चेंजिंग आ रही है, 31 वर्षों तक उसको मापा जाएगा। फिर क्या होगा? तब ये निर्धारित किया जाएगा कि किसी क्षेत्र की जलवायु कैसी है। ठीक है, ये अंतर आप ध्यान रखिएगा। कुछ विद्वानों की बात और अगर करें, ट्रेवार्था के अनुसार, ट्रेवार्था इन्होंने कहा था कि किसी स्थान का मौसम वहाँ की वायुमंडलीय दशाओं में क्या आता है? जैसे मैंने बताया, तापमान है, वायुदाब है, पवन, वर्षण, लिख लीजिए, किसी स्थान का मौसम वहाँ की वायुमंडलीय दशाओं, ये वायुमंडलीय दशाओं में तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवन है, नहीं, किसी स्थान का मौसम वहाँ की वायुमंडलीय दशाओं, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब, इन्हीं का अल्पकालिक या अल्प अवधिक योग होता है। अल्पकालिक योग का अर्थ हो गया कि एक दिन या सप्ताह, जो मैंने अभी आपको बताया, उसी का योग होता है। दिन भर का तापमान या दिन भर की वर्षा के बारे में एक्टिविटी या वायु के जो वेग है, पवन वेग, इन सब को माप करके निकाला जाता है कि उस दिन का मौसम कैसा होगा। आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते ही होंगे और वैसे भी मोबाइल में भी आप देखते हैं कि किसी विशेष तारीख का तापमान बहुत अधिक था। मान लीजिए कि 14 मई का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 14 मई में 24 घंटे थे, 24 घंटे को 14 मई का नाम दिया गया। यानी उस 24 घंटे के तापमान का जो भी औसत आया होगा वो 30 डिग्री था। ऐसा नहीं है कि दोपहर का तापमान माप लिया गया और जो तापमान दोपहर में था वही बता दिया गया कि 14 मई को तापमान इतना डिग्री था। नहीं, दोपहर का भी तापमान मापा जाएगा, और जब वायुमंडल का तापमान सबसे कम होता है दिन में, अर्थात सुबह 5 बजे, वो टेम्परेचर भी मापा जाएगा और फिर इनका एक औसत निकाला जाएगा। औसत 30 डिग्री तापमान मिलेगा आपको। तो ये दिन भर की क्या है? उस दिन का तापमान है। तो जितनी भी वायुमंडलीय दशाएं हैं 24 घंटे का मापा जाता है और उसका एक औसत आता है। उस औसत को ही क्या कहते हैं? उस दिन का मौसम कैसा है। मौसम के घटक कौन कौन से होंगे? तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता, पवन वेग, यही सब होंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई मौसम की। अगर जलवायु की परिभाषा की बात की जाए तो यदि वायुमंडलीय दशा, अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा मौसम कहलाती है, तो फिर जलवायु शब्द से मौसम के दीर्घकालिक अवस्था का पता चलता है। अरे भाई, वायुमंडलीय दशा यहाँ भी है, यहाँ भी है, फर्क सिर्फ यहाँ अल्पकाल है और यहाँ दीर्घकाल है। इसका अर्थ ये हो गया कि वायुमंडलीय दशाओं का 31 वर्षों तक का मापन हो।
और हर दिन मौसम का मापन होता है। तो अगर 31 वर्षों के मौसम का योग ले लिया जाए तो जलवायु क्षेत्र निकल आएगा कि नहीं निकलेगा? निश्चित रूप से निकलेगा, क्योंकि जो मानक हैं, जो सूचक हैं, जिन संकेतों पे हमको ज्ञात करना है वो तो मौसम और जलवायु की सेम है, बस समय का अंतर है। तो अगर 31 वर्षों तक के यानी दीर्घ काल तक के मौसम का हम आकलन कर लेते हैं तो उस क्षेत्र की जलवायु का पता चल जाता है। ठीक है, सामान्यतः अगर देखा जाए तो किसी क्षेत्र में या किसी प्रदेश में पाई जाने वाली जो वायुमंडलीय दशाओं का दीर्घकालिक औसत होता है वही जलवायु है। अब अगर बात की जाए कि जलवायु शब्द की उत्पत्ति वगैरह से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसको अंग्रेजी में क्लाइमेट बोलते हैं। क्या? क्लाइमेट। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। देखिए, जलवायु विज्ञान में आमतौर पे आपको जो शब्द मिलेंगे वो ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। तो क्लाइमेट जो है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के क्लाइमा से हुई है। ग्रीक भाषा के क्लाइमा से इसकी उत्पत्ति होती है। और क्लाइमा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है? झुकाव या ढाल। झुकाव या ढाल। अब ये ढाल किसके संदर्भ में बात की गई है? दरअसल ये ढाल पृथ्वी पर अक्षांशों के बारे में बात करता है। ये अक्षांशों के संदर्भ में। अब अक्षांश के संदर्भ का अर्थ हो गया कि 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री की ओर ये झुकाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अभी ये तो बात सिर्फ शब्दावली की थी कि जलवायु क्या है और मौसम क्या है, लेकिन अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर, यानी जलवायु विज्ञान की। तो जलवायु विज्ञान क्या है? जलवायु विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जो किसी क्षेत्र की जलवायु की व्याख्या, जलवायु की प्रकृति एवं उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, ये जलवायु विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम जलवायु से संबंधित तथ्यों को पढ़ते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में क्या क्लाइमेट है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगर इसके महत्व की बात की जाए कि जलवायु विज्ञान का महत्व क्या है, तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि इसका महत्व कितना ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसे शब्दों में लिखना चाहते हैं कि जलवायु विज्ञान का महत्व क्या है, तो जलवायु को प्रादेशिक विभिन्नताओं की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रादेशिक विभिन्नताओं की कुंजी। ये इसलिए भूगोल शास्त्री इसका अध्ययन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आप अपने आसपास या फिर इस पृथ्वी पर जो विभिन्नताएं देखते हैं, कि अंतर देखते हैं, कहीं धरातल में अंतर है, कहीं की जलवायु में अंतर है, तापमान में अंतर है, वर्षा में अंतर है, भूआकृतिक अंतर है, ये जो आप डिफरेंट देखते हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा कर देता है जो भूगोल शास्त्री होते हैं कि भाई इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या प्रक्रिया है, इन सब का अध्ययन करना होता है। ये इसका इम्पोर्टेंस है। यानी जो आपको विभिन्नताएं दिखती हैं उसकी कुंजी कहीं ना कहीं जलवायु में है। यदि आप जलवायु को जान गए हैं तो इन विभिन्नताओं को भी आप जान ही जाएंगे। अगर इसके उद्देश्यों की बात की जाए कि जलवायु का क्या उद्देश्य है, क्यों पढ़ना है हमें, जलवायु विज्ञान के उद्देश्य, तो जलवायु विज्ञान का जो मूल उद्देश्य है वो धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के जलवायविक कारणों का अध्ययन करना। जो धरातल पे जो मौसम में अंतर है, जलवायु में अंतर है, इसी अंतर का क्या करना, इसके कारण क्या हैं, इसकी खोज करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्या कारण है कि कहीं पे जलवायु नम है, क्या कारण है कि कहीं पे जलवायु क्या है, रूखी जलवायु है या उष्ण जलवायु है, क्या कारण है कि कहीं पे बर्फीली जलवायु पाई जाती है। बर्फीली का मतलब आप टैगा, टुंड्रा और बायोम की बात कर रहे हैं। तो अगर जलवायु में अंतर है, धरातल पे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, इन सब में अंतर पाया जाता है, तो क्यों पाया जाता है, इसी का अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त इसके उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो किसी क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा मानव समुदायों का रहन सहन, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका खान पान, इन सब का भी अध्ययन करना एक उद्देश्य है इसका। कि भाई क्या कारण है कि पिग्मी जनजाति या एस्किमो जनजातियाँ जो हैं, मानव समुदाय है, इन सब के रहन सहन, खान पान में बहुत अंतर है। तो उन्हीं अंतरों को हमें जलवायु विज्ञान में सीखना है कि क्यों ऐसा है,
तो ये जलवायु विज्ञान की कुछ बातें थीं जो आपने देखा कि हमें क्यों पढ़ना है और क्या इम्पोर्टेंस है इसका, किसका अध्ययन करेंगे हम पूरे सिलेबस में। तो अब हम बात कर लेते हैं मुख्य रूप से अपने सिलेबस पे। और ये सिलेबस जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ये सिलेबस मुख्य रूप से यूपीएससी ऑप्शनल और जीएस मेंस फर्स्ट पेपर, पीसीएस मेंस फर्स्ट पेपर और यूजीसी नेट जेआरएफ को कवर करते हैं। इन्हीं 3 परीक्षाओं के सिलेबस को मैंने मर्ज करके और 20 से 22 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जो क्लाइमेटोलॉजी में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारा होगा इसका जलवायु विज्ञान का, वो होगा सूर्यातप। सूर्यातप यानी इंसोलेशन। ठीक है, इंसोलेशन क्या होता है? ये सूर्य से जो प्रकाश है, देखिए जलवायु की अगर शुरुआत होनी है, क्लाइमेट का निर्माण आप कह सकते हैं, तो बिना सौर्य प्रकाश के तो संभव ही नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि पृथ्वी से दूर बैठा सूर्य पृथ्वी पर जलवायु के लिए क्या है? इंजीनियर का काम करता है। वही मेंटेन करता है आपके पृथ्वी के जलवायु को या मौसम को। यानी आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के जितनी भी जलवायु दशाएं हैं, इन सब का मेन कंट्रोलर कौन है? सूर्य देवता, जो कि बहुत दूर बैठे हैं पृथ्वी से। यानी यहाँ पे सन है और इनका जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश है और पृथ्वी की ओर आ रहा है। कहाँ? पृथ्वी की तरफ आने वाले सौरिक प्रकाश को ही क्या कहते हैं? सूर्यातप। सूर्यातप का अर्थ हो गया कि सूर्य से आने वाला ताप। इसको अंग्रेजी में इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है इंसोलेशन। ठीक है, यानी यहाँ से इनकमिंग से इन निकाल लिया गया, सोलर से 4 अक्षर निकाल लिए गए और रेडिएशन से यहाँ से इसको निकाल करके बना दिया गया इंसोलेशन। ठीक है, और इंसोलेशन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है सूर्यातप। तो जब सूर्यातप पृथ्वी पर आएगा, यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पहुँचने से पहले इस पृथ्वी का एक वायुमंडल है। क्या है? एक वायुमंडल है पृथ्वी का। इस वायुमंडल को पार करना होगा सूर्यातप को। तो जो दूसरा चैप्टर हमारा होगा वो क्या होगा? पृथ्वी का वायुमंडल। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि पृथ्वी के वायुमंडल में क्या पाया जाता है, यानी कंपोजिशन, संगठन पढ़ेंगे कि वायुमंडल में है क्या। और फिर दूसरा सेक्शन इसका होगा उसकी संरचना, कि वायुमंडल की संरचना कैसी है, क्या स्तरीकरण है, क्या अलग अलग मंडल की विशेषताएं क्या हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इन सब को हम स्तरीकरण में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब हम वायुमंडल का अध्ययन कर लिए और सूर्यातप को यहाँ पृथ्वी की सतह पर क्या किए? पहुँचा दिए। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पे पहुँच के सूर्य का प्रकाश आराम तो करेगा नहीं, सतह को गर्म करेगा। सतह को जब ये गर्म किया तो इसका अर्थ ये होगा कि पृथ्वी की सतह का तापमान कुछ घटेगा बढ़ेगा कि नहीं। तो अगला चैप्टर हम पृथ्वी के तापमान को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी का तापमान। अब चूंकि तापमान पृथ्वी का हर जगह एक जैसा तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हर जगह सूर्य का प्रकाश एक जैसा तो पड़ेगा नहीं। सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक लंबवत पड़ता है। ज़्यादा प्रकाश मिलता है तो यहाँ ज़्यादा तापमान होगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुँच रहा है वहाँ तक, तो तापमान कैसे होगा? तो फिर हम दूसरा जो इसी में देख लेंगे, तापमान और वितरण, तापमान का वितरण। ठीक है, अब चूंकि जब हम तापमान देख लेंगे पूरी पृथ्वी पे कि कैसा तापमान है, तो क्या पृथ्वी जितना प्रकाश ले रही है सूर्य से, तो वो हजम कर जा रही है कि वापस भी करती है? तो पृथ्वी बड़ी ईमानदार है। जितना प्रकाश, जितना ताप या जितनी ऊर्जा ताप के रूप में पृथ्वी प्राप्त करती है, उतनी ही ऊर्जा वापस भी कर देती है अंतरिक्ष को, पार्थिव विकिरण के रूप में। तो जितना लिया उतना दे दिया। एनुअल बजट तो आप जानते ही हैं, आय और व्यय का लेखा जोखा ही क्या है? बजट कहलाता है। तो पृथ्वी पर उष्मा का आय और प्लस उष्मा का व्यय क्या कहलाएगा? उष्मा बजट। तो अगला चैप्टर हमारा होगा उष्मा बजट। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और जब उष्मा बजट पढ़ेंगे तो
तो इसी तापमान से जुड़ा हुआ चैप्टर हमारा है वायुदाब। क्यों? क्योंकि एक रूल्स है कि जब तापमान अधिक होगा, सतह जब गर्म होगी पृथ्वी की, ये सतह जब गर्म होगी ये, तो फिर क्या होगा कि गर्म सतह होने पर यहाँ से जो लगी हुई वायु होगी, हवा होगा, वो गर्म होगा, और गर्म होने के बाद वो हल्का होगा। हल्का होने के बाद उसको ऊपर उठने की प्रवृत्ति आ जाएगी, क्योंकि हल्की चीज़ें ही ऊपर उठती हैं, भारी चीज़ें तो ऊपर उठती नहीं हैं। तो जब तापमान अधिक हो जाएगा तो वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो कहीं पे ठंडी भी तो होगी। तो जब वायु ऊपर उठ गई तो वो जगह खाली हो गया कि नहीं, तो फिर बगल से दूसरी वायु उस जगह को भरने के लिए आगे बढ़ेगी। तो जो वायु में क्षैतिज गति होगी ऐसे, इसी को क्या कहते हैं? पवन। तो हमें मुख्य रूप से अगला चैप्टर जो पढ़ना है वायुदाब, क्योंकि जो वायुमंडल है, जो हवा है, वो पृथ्वी के सतह पे दबाव रखा है, लेकिन तापमान बढ़ते ही वो हल्की होने लगी और ऊपर उठेगी। वायुदाब कम होगा, ज़्यादा होगा, किन क्षेत्रों में वायुदाब का अधिक होगा, कहाँ पे कम होगा, कारक क्या हैं, इन सब का हम अध्ययन करेंगे किसमें? 5वें चैप्टर में, वायुदाब वाले में। ठीक है। अब जब वायुदाब पढ़ेंगे तो वायुदाब कहीं पे अगर अधिक है तो वहाँ तो सब ठीक है, लेकिन यदि कहीं पे वायुदाब कम हुआ, हवा ऊपर गई, तो भाई जो उछलेगा वो शांति से बैठेगा तो नहीं। बैठने के लिए सतह चाहिए कि नहीं, और सतह पे जब कोई बैठेगा तो फिर शांति से बैठेगा, लेकिन जो उड़ रहा है वो तो अशांति ही फैलाएगा। तो जो हवा ऊपर उठ के गई है वो वायुमंडल में शांति से बैठेगी नहीं, उथल पुथल करेगी, वायुमंडल में बहुत सारी अस्थिरताएं पैदा करेगी। तो हम फिर इसी में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, स्थिरता, वायुमंडल की स्थिरता और अस्थिरता, स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। ठीक है। वायुदाब पढ़ लिए, और वायुदाब जब हमने पढ़ा तो ये देखा क्या कि कहीं पे वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही है, तो बगल से वायु इस जगह को भरने के लिए आ रही है, और वायु में क्षैतिज गति हो गई, और यही क्षैतिज गति होना ही क्या कहलाता है? विंड, यानी पवन पढ़ेंगे अगला चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? पवन। अब विंड हो गया, पवन हम स्थानीय पवनों को भी यहीं पे पढ़ लेंगे, और इसी के साथ तड़ित झंझा, टॉर्नेडो, इनका भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। तड़ित झंझा क्या है, टॉर्नेडो क्या है, स्थानीय पवन के बारे में, इन सब का अध्ययन हम पवन वाले चैप्टर में करेंगे। इसके बाद में वायु में चूँकि हवा चल रही है तो वो किसी जलराशि के ऊपर जाएगी। हवा चल रही है तो उसका तापमान भी होगा। क्यों? क्योंकि जब गर्म हुई तभी उसमें गति उत्पन्न हुई, और जब गर्म हुई और गति उत्पन्न हुई तो गति करते हुए किसी जलाशय के ऊपर से गुजरेगी, तो फिर वहाँ से उस जलाशय का तापमान बढ़ा देंगे ऊपरी सतह का, और तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण, और जो वाष्प होगा, जल वाष्प होगा, वो हवा में मिक्स हो जाएगा। तो फिर हम अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो आर्द्रता पढ़ेंगे। क्या? आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, या फिर आप कह सकते हैं वायु में नमी की मात्रा। जब आर्द्रता पढ़ लेंगे, ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे, तो फिर ह्यूमिडिटी का काम क्या है? बादल बनना और फिर वर्षा करना। तो अगला चैप्टर हमारा होगा बादल, और उसके बाद में जब बादल बन ही गया है तो फिर वर्षा भी करा दिया जाएगा, यहीं पे वर्षा भी हो गई। इसी के साथ हम पढ़ेंगे कोहरा और मानसून क्या होता है। कोहरा, भारत का मानसून भी हम यहीं देखेंगे। ठीक है। अब हवाएं सिर्फ नीचे ही तो गति कर नहीं रही होंगी, भाई ऊपर गया बादल, आप देखते हैं बादल चलते हैं, लेकिन इन बादलों के अलावा भी जो हवा ऊपर जाती है, ऊपर भी एक क्षैतिज गति पाई जाती है, जिसे जेट स्ट्रीम का नाम देते हैं आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो अगला चैप्टर हमारा होगा जेट स्ट्रीम का। ठीक है। जेट स्ट्रीम से ही जुड़ा हुआ चैप्टर है एक त्रिकोशीय परिसंचरण, 11वां चैप्टर, त्रिकोशीय परिसंचरण। त्रिकोशीय परिसंचरण बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है जब आप ग्रहीय पवन के साथ इसको जोड़कर पढ़ते हैं। ये जो हवाएं होती हैं, वायु होती है, पवन जो चलती है, ये पवन सिर्फ सतह पर ही नहीं चलती है, बल्कि ऊपर भी वायुमंडल में भी ये पवन चलती है। तो उन्हीं पवनों के चलने से एक कोशिका बनती है। कोशिका आप समझ रहे हैं, ऐसे एक सेल बनता है। उसी सेल का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे कि कितने प्रकार के सेल बनते हैं पूरे पृथ्वी पर। तो 3 तरह के बनते हैं। हेडली सेल आप बोलते होंगे,
पढ़ा भी होगा आपने ज्योग्राफी में, अक्सर कहीं ना कहीं सुनाई भी दिया होगा। ठीक है, फेरल सेल जो है, फेरल कोशिका, हेडली कोशिका, तो इनके बारे में भी हम देखेंगे। मेंस का बड़ा बढ़िया चैप्टर है ये, और क्वेश्चंस लगातार बनते रहे इस चैप्टर से। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि वायु राशियाँ क्या होती हैं। आप राशि का नाम तो जानते ही होंगे, क्या है इसका मतलब। फसल की कटाई के समय धान और गेहूं की राशि लगती है। राशि का मतलब बहुत सारा इकट्ठा हो कहीं। ठीक है, तो वायु राशियों का अर्थ हो गया कि किसी विशाल क्षेत्र में किसी एक प्रकार की वायु होगी, चाहे वो गर्म हो या ठंडी हो। तो पूरी पृथ्वी पर हम देखेंगे कि कितने प्रकार की वायु राशियाँ हैं, कितनी राशियाँ लगी हुई हैं वायु की, और क्या क्वालिटी है उनकी। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बहुत बनते हैं यूपीएससी में। ठीक है, वायु राशियों से ही संबंधित है चक्रवात, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, भारत में एक चक्रवात आ रहा है जो तूफानी रूप ले चुका है। आप लोग कमेंट में उसका नाम बताइएगा कौन सा चक्रवात है। ठीक है, चक्रवात पढ़ने के बाद में 14वां जो चैप्टर हमारा अगला होगा वो जलवायु वर्गीकरण का होगा। जलवायु वर्गीकरण, इसी में हम कोपेन, थार्मेंट या कैंड्रियो का जो जलवायु वर्गीकरण है, जिससे प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। यूजीसी नेट में तो हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का तय होता है, आएगा ही आएगा। तो इसको भी देखेंगे कि जलवायु का कैसे वर्गीकरण किया गया, किन आधारों पर वर्गीकरण किया गया, कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और फिर विश्व में जलवायु प्रकार देख लेंगे। विश्व में जलवायु प्रकार, कितने टाइप की क्लाइमेट्स पूरे पृथ्वी पर पाई जाती हैं। प्री में क्वेश्चंस बने हैं इससे कि किस क्षेत्र में, और जलवायु का नाम दे देता है कि इस क्षेत्र मैच कराने के लिए, मिलाने के लिए दे देता है प्रश्न कि विशेष प्रकार की जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है। और उसके बाद फिर जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है क्या, जलवायु परिवर्तन। कैसे परिवर्तन हो रहा है जलवायु में। इसमें हम लोग देखेंगे कि जलवायु में परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, अर्थात जलवायु का तापमान बढ़ जाए, और एक ग्लोबल कूलिंग के रूप में, अर्थात जलवायु में या वायुमंडल का तापमान कम हो जाए। इन दोनों तरीके के परिवर्तन को हम सीखेंगे, और एक बढ़िया क्लास होगी इस पर। पर्यावरण में भी आप इसको पढ़ते हैं, समुद्र विज्ञान में भी आप पढ़ते हैं इसको, और जलवायु विज्ञान में तो पढ़ना ही है, इसका मूल टॉपिक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन का एकदम बेसिक क्या है। चूँकि हम जलवायु विज्ञान ही पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें जितना बेसिक होगा वो पर्यावरण में नहीं होगा। पर्यावरण में प्रभाव दिया जाता है, जो पढ़ाया जाता है जलवायु परिवर्तन का एक इंट्रोडक्शन दे के फिर उसके प्रभाव पे बात करना शुरू कर देते हैं, और उसके कंजर्वेशन पे, संरक्षण पे। लेकिन यहाँ पे हम मूल टॉपिक हमारा क्या होगा, प्रभाव तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन कारण पे बहुत ज़्यादा बातें होंगी जलवायु परिवर्तन की। और फिर मौसम पूर्वानुमान या वेदर फॉरकास्टिंग जो होता है, मौसम पूर्वानुमान, यानी आज जो आप मोबाइल में एक क्लिक करते हैं और आपको पता चल जाता है कि अगले 2 दिन तक क्या स्थिति, 4 दिन तक कैसी स्थिति रहेगी मौसम की। भाई भारत में मौसम के बारे में जानना किसानों के लिए बहुत, आप कह सकते हैं कि वरदान साबित हो गई ये टेक्नोलॉजी। मौसम का पूर्वानुमान लग जाने से वो बहुत भारी नुकसान से अपने आप को बचा ले रहे हैं। कहीं भी बैठे हैं और देख लिए कि क्या मौसम रहेगा अगले 2-4 दिनों तक, उसी के हिसाब से वो अपनी कटाई और बुआई का कार्यक्रम रखते हैं। तो किसानों के लिए बहुत उपयोगी हो गया है ये मौसम पूर्वानुमान। तो क्या टेक्नोलॉजी है इसकी, कैसे लाभ मिलता है, इन सब पे भी बातें हम करेंगे। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे व्यवहारिक जलवायु विज्ञान। ठीक है, व्यवहारिक जलवायु विज्ञान का अर्थ हो गया कि जलवायु विज्ञान का मानवीय जीवन में पॉजिटिव लाभ हम कैसे ले सकते हैं, सकारात्मक लाभ कैसे ले सकते हैं, और कैसे ले रहे हैं। तो पूरे सिलेबस का निचोड़ होता है यहाँ पे कि हमें क्या लाभ मिल रहा है इसका। ठीक है, ये हमारे चैप्टर्स होंगे जो हमें जलवायु विज्ञान के तहत पढ़ने हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए, पीसीएस मेंस और यूपीएससी मेंस, एनजीएस। इन सारी परीक्षाओं के सिलेबस को मैंने देख करके फिर ये 19 चैप्टर 18 चैप्टर तैयार किया है। ये 20 चैप्टर हो जाएगा। जैसे ही तापमान का वितरण हम अलग से एक चैप्टर के रूप में देखेंगे, और एक चैप्टर के रूप में हम क्या देखेंगे, जो पवन है इसमें स्थानीय पवनों के बारे में दूसरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 19-20 चैप्टर हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
एक बार इनको सीख लेने के बाद में जो भूगोल है आपका, ज्योग्राफी है, इसमें आपको बहुत सहूलियत मिल जाएगी किसी अदर सेक्शन को पढ़ते समय। अभी मैं पर्यावरण की क्लास दे रहा हूँ और जब भी हम उसमें, जो कि पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण भी कहीं ना कहीं भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, तो उसमें जलवायु विज्ञान की बहुत सारी बातें हमको करनी होती हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है कभी कभी समझाने में। क्यों? क्योंकि आप लोगों को जलवायु विज्ञान मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, लेकिन अब इसीलिए मैंने पर्यावरण के साथ क्लाइमेटोलॉजी की शुरुआत की, ताकि आप क्लाइमेटोलॉजी से कॉन्सेप्ट और बेसिक को सीख करके पर्यावरण को और बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में पर्यावरण के पहले टॉपिक पे, जलवायु विज्ञान के पहले टॉपिक को लेकर सूर्यातप पे बात करेंगे। ठीक है।